हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के फैंस सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और उनकी फैन की लिस्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम भी शामिल हो चुका है, जिन्होंने धर्मेंद्र की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में खास कार्यक्रम में शामिल होने आए, वहीं बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र ने भी शिरकत की। ऐसे में राजनेता और अभिनेता के बीच में कुछ खास मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल धर्मेंद्र से हुई मुलाकात से इस कदर इंप्रेस हुए कि उन्होंने ट्विटर पर एक्टर के साथ एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के व्यक्तित्व के साथ साथ मुझे उनका अभिनय और फिल्में हमेशा से पसंद रही हैं। आज दिल्ली में कार्यक्रम में उनसे मिलकर मन को प्रसन्नता हुई। हरियाणा के अंबाला में सूबे के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे, जहां उन्होंने हसीदपुर स्थित हुड्डा सेक्टर 34 में आजीवन देखभाल गृह का 31 करोड़ 70 लाख की लागत से आजीवन देखभाल गृह का निर्माण होगा, जिसमें लिफ्ट और रैंप की सुविधा होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसमें सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और ये देश का पहला आजीवन देखभाल गृह है। सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे? HSBP की बालाजी कैमरा 34 सेक्टर में 5 एकड़ जमीन में 31.7 करोड़ रुपए की लागत से 39 कमरों वाला और 100 बौद्धिक दिव्यांग जनों के लिए ताउम्र विश्राम गृह का आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। ये सब क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी इसमें और कब तक? इसमें सारी सुविधाएं उनको, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी है, चाहे वो अन्य सेवाएं हैं, चाहे योगा है, चाहे ध्यान है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उनको प्रोवाइड करेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार किया जाएगा, इसके लिए दोनों पार्टियां विचार कर रही है और दोनों पार्टियों की सहमति से यह फैसला लिया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी। उन्होंने देवीलाल सदन में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और 9 दिसंबर को जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में आयोजित जन सरोकार रैली में पहुंचने का निमंत्रण दिया। उन्होंने आंदोलन में मरे किसानों का केंद्र के पास डाटा न होने और केस वापसी के मामले में बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के पास अपना डाटा है, जैसे ही कोई सहमति बनेगी तो सरकार फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि इस पर अकेले सरकार या किसान फैसला नहीं ले सकते। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के उस बयान को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सही ठहराया, जिसमें तोमर ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास न होने की बात कही है। धनखड़ ने कहा कि तोमर साहब इस मामले में बिल्कुल सही कह रहे हैं, कारण कि इस प्रकार का रिकॉर्ड संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है। संबंधित मामलों की FIR या फिर पोस्टमार्टम का रिकॉर्ड राज्य सरकार के जिला प्रशासन के पास होता है। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होगा, तो उसके बारे में देखिए, एक अलग पार्टी हर पार्टी को अपनी, मैं कहूँगा कि अपने सपने देखने का, अपनी बात कहने का हक है। राजनीति जो है वो रियल टर्म में चलती है, जिसकी जैसी स्ट्रेंथ होती है। जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस दिन झज्जर में जन सरोकार के नाम से एक रैली रखी गई है। इसका न्योता देने कैथल पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने इस रैली के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जवाब देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग ये कहते घूम रहे हैं कि हम लोगों के बीच में जाकर दिखाएं। चौटाला ने कहा, हम लोगों के बीच में भी जाएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में जाकर अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। डॉक्टर अजय चौटाला पार्टी के वरिष्ठ नेता रोशन ढांडा के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जनता पार्टी के स्थापना के बाद तो पहला ही अवसर था जिसमें कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू हुए। पहले जेल का कायाकल्प था, फिर कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, फिर किसान आंदोलन चल पड़ा। इसकी वजह से
निरंतर जो संपर्क कार्यकर्ताओं से होना चाहिए था वो नहीं बन पाया था। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी भुगतना पड़ा। सरकार को भी जो विकास का पहिया तेज गति से घूमना चाहिए था वो नहीं घूम पाया। अब मामला पटरी पे आ रहा है और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के चेहरे पे भी जोश और उत्साह आज देखने को मिला है। जो जींद की पांडु पिंडारा की धरती पे पार्टी की स्थापना करके इन्होंने 10 महीने में जो कार्यकर्ताओं ने ताकत पार्टी को दी थी, 10 विधायक और 17.5% वोट जो जन हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मचाने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर आज फतेहाबाद पहुंचे। पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने जमकर निशाने साधे। उन्होंने यहां तक कहा कि राहुल गांधी से उनकी मित्रता अब नहीं है। तंवर ने कहा कि वे वैसे तो शांत हैं, लेकिन समय आने पर गलत व्यक्ति की गर्दन भी काट सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने ही उम्मीदवार का शिकार कर डाला। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वहीं उम्मीदवार जब भाजपा में था तो 55,000 वोट ले रहा था और भाजपा के खिलाफ लहर के बावजूद कांग्रेस में वह 20,000 ही वोट ले पाता है। देखिए, अब तो बेचारे उम्मीदवार के ऊपर नाम डालेंगे। वही उम्मीदवार बीजेपी में 55,000 वोट लेता है और कांग्रेस में आकर के उसके 20,000 वोट रह जाते हैं। जबकि वोट बढ़े, टोटल नंबर ऑफ वोट बढ़े, तो वो लोग जो बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं, जहाँ ना भाईचारा है, ना एकता है, गुटबाजी, अनुशासनहीनता है, वो उनको तो मैंने पहले ही बता दिया था। एक दिन रात को कैंपेन करते वक्त तो वो मिल गए थे और मैंने उनको कहा था कि ये जो साजिश है आपके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त चल रही है भाजपा को जिताने के लिए। तो मैंने कहा इसमें आपका कसूर नहीं, आप तो गलत फंस गए। आप सोच के तो ये आए थे कि भाई बीजेपी जेजेपी के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस में जाऊंगा जीत जाऊंगा। पर ये तो जो है, मैंने कहा कांग्रेस वैसा है, अपना तो ये इलाका वाइल्ड लाइफ का भी है। यहाँ अगर हिरण गाँव में आ जाए कूदते कूदते तो कुत्ते उसका शिकार कर लेते हैं। नाम भी बता दो, साजिश में कौन कौन? साजिश में आपको सबको पता है कौन कौन है, ये तो सब जानते हैं। कायदे से मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के पास एक अवसर था, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। कहते हैं 12 साल फूकनी में भी रख दोगे ना तो पाइप में उसको रख दोगे, जब निकालोगे तो ऐसे ही पूंछ सीधी नहीं हो, पूंछ कट सकती है, सही कांग्रेस खत्म हो सकती है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो उसका सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। अशोक तंवर को हराने में सारे एक साथ थे और किसका साथ दे रहे थे? बीजेपी का दे रहे थे, अपनी बुआ का। अब ना बुआ दिखती ना कहीं भतीजे दिखते। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पलवल हुड्डा सेक्टर 2 स्थित बीजेपी जिला कार्यालय पर महिला मोर्चा बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने कहा कि आज देश में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है और महिलाएं वो सब काम कर रही हैं जो कि केवल पुरुष करते थे। पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने बताया कि हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर सार्थक कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा की ओर से सबसे पहले हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर महिलाओं के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करने की योजना है। हमारे कार्यकर्ता सभी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। ये बैरक में घुसने वाले नहीं हैं, हमेशा तैयार रहते हैं और जितना जल्दी हो सका हर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता दस्तक देंगे। अब जैसा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आने की संभावना जताई जा रही है ओमिक्रॉन के नाम से, तो उसको लेकर भी कुछ यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये तीसरी लहर नहीं आए, दोनों डोज लगने के बाद अवरोध होगा और हमारे लोगों की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि और लहर आए ही नहीं। इसलिए हम 100% टीकाकरण करने का कार्य कर रहे हैं। मैडम, आज आप पलवल आई हैं, क्या संदेश दिया है पार्टी कार्यकर्ताओं को? टीकाकरण लगभग 75% देश में और प्रदेश। एनसीआर में प्रदूषण के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए हैं। पहले भी इन चारों जिलों में स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन प्रदूषण की स्थिति सामान्य होने के बाद उन्हें खोल दिया गया। पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में स्कूल बंद करने को कहा गया। एनजीटी की ओर से प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकारों को हिदायत दी गई। इस कड़ी में हरियाणा के पर्यावरण विभाग ने एनसीआर में पड़ने वाले प्रदेश के सभी 14 जिलों में निर्माण कार्य बंद कर दिए ताकि उनसे उड़ने वाली धूल की वजह से प्रदूषण ना बढ़े। पर्यावरण विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इन जिलों में प्लम्बर, मकानों की आंतरिक सज्जा, बिजली और बढ़ई के काम जारी रहेंगे। इन कामों के करने से प्रदूषण नहीं फैलेगा। एक बार फिर से अंबाला में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, लंबे समय से अंबाला में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया और अंबाला का रिकवरी रेट काफी अच्छा था। लेकिन आज काफी समय के बाद अंबाला में कोरोना के मामले सामने आए। जिले में कोरोना के 2 मामले सामने आए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार आम जनता से अपील कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग ना भूलें। नमस्कार। आज अंबाला ज़िला में 28 अक्टूबर के बाद जो है 2 नए कोरोना के मरीज जो हैं वो आए हैं और वो भी होम आइसोलेशन में हैं और उनका जो सभी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट। प्रदेश के मुखिया और प्रदेश सरकार की सोच है कि अंतिम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसे भले ही सरकारी नौकरी उपलब्ध ना हो, लेकिन जीवन यापन करने के लिए उसे स्वरोजगार जरूर मिले। इसी कड़ी में प्रदेश भर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन कर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये मेला आज रेवाड़ी में आयोजित किया गया, जिसमें उन युवाओं को पहले ही चिन्हित करके अधिकारियों से काउंसलिंग करवाई जा रही है ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार स्वरोजगार को अपना सकें। इस मौके पर जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त आशिमा सांगवान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखिए, अंत्योदय का मतलब होता है कि जो लाइन में सबसे पीछे का बंदा हो, ठीक है ना, जो वीकेस्ट हो, जो सबसे कमजोर हो ना, उसको जो ना ऊपर उठा करके एक जो ना नॉर्मल लेवल पर लेकर के आते हैं। सरकार का ये प्रयास है कि समाज में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि ऑलरेडी जो ना किया जा चुका है उनके सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर। उनमें से 1 लाख लोगों को सरकार आइडेंटिफाई करती है। फिर उसके बाद जो ना धीरे धीरे करके 3-4 दिन में उनके मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि एक मेला आज आप देख रहे हैं।
इस मेले में उनको काउंसलिंग की जाएगी कि किस तरह से जो ना उनको हम आर्थिक स्थिति जो है उसको मजबूत कर सकते हैं, उनको समाज में ऊपर ला सकते हैं। ये कोई नौकरी देने का मेला नहीं, ये मेला है कि आपको अपने पैर पर खड़ा होना है, बल्कि आप जो है ना दूसरे को नौकरी दें। आपकी स्थिति जो है ना इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो जिस तरह का भी इनको फायदा हो सकता है, जिस तरह के लोन हो सकता है, काउंसलर उनको बताते हैं कि आप ये स्कीम ट्राई कीजिए। और अगर एक दिन में कुछ लोग माइंड मेकअप नहीं कर पाते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, तो उनके लिए कहा जाता है कि चलिए आप सोच विचार कर लीजिए, अगले दिन मेला फिर। हरियाणा में तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि अंत्योदय परिवारों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 दिन के लिए ब्लॉक स्तरीय मेला लगाया जा रहा है, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में विभागीय स्तर जल्द और सरल तरीके से योजना का लाभ के पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना से राज्य सरकार अच्छा कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के जरिए ये लघु और मध्यम व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के जरिए से ऋण दिया जा रहा है। सर, तोशाम के अंदर आज एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके बारे में बताएं किस मामले को। आज खंड तोशाम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेलाओं का आयोजन किया जा रहा है और ये मेले यहाँ 2 दिन लगेंगे, 3 तारीख को और 4 तारीख को, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। इसमें माननीय मुख्यमंत्री की जो ये फ्लैगशिप योजना है, जिसमें जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, उनको विभिन्न प्रकार की जो स्कीम है डिपार्टमेंट की, विभिन्न कोई लोन लेना हो, पशुपालन विभाग से संबंधित है या मत्स्य पालन विभाग से संबंधित है और अन्य विभाग भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ लगभग 22 स्टॉल लगाई गई हैं, जिसमें जिस भी बेनिफिशरी को कोई लाभ लेना है। कृषि कानूनों के वापसी पर महामहिम राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद यहां टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया और इसे किसान मोर्चा की जीत बताया। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान नेता प्रगट सिंह और बलदेव सिंह ने किसानों की तरफ से खुशी जताते हुए कहा कि आंदोलन की मांगों पर 95% बात बन चुकी है। अब किसानों पर दर्ज मामले वापस हो जाए तो ये एक सुकून की बात होगी। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने के बाद किसान खुशी खुशी अपने घर जाना चाहते हैं। क्या नाम है? कुलवंत सिंह मौलवी वाला, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब स्टेट। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके सरकार फैसला लेके जो किसान भाइयों पर, हमारे किसान भाइयों को पंजाब, हरियाणा और सभी सेक्टरों में जो पर्चे दर्ज हुए हैं इस आंदोलन से संबंधित, वो रद्द किए जाएं ताकि किसान जो खुशी खुशी अपने अपने घरों को जा सको। और MSP का सवाल है, ये भी सरकार पर निर्भर करता है। जब 5-5 मेंबरों की कमेटी बनाने का है, सरकार जल्दी कमेटी बनाए और कमेटी बनाकर टाइम बाउंड करे भी कितनी देर में कमेटी फैसला दे और किसानों को जो मांगे हैं वो उठाई ना जाए। और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको हम मुआवजे को, उनके मुड़ मसीबे की, उनको मुड़ स्थापन की जो समस्या है उस हल को हल करने के लिए उनके लिए मुआवजा चाहते हैं, उन परिवारों की सहायता की जाए। बिल्कुल जी, मैं प्रगट सिंह सकत्तर पंजाब बीके राज्यपाल। जो काले कानूनों के खिलाफ संयुक्त मोर्चे ने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया सी, उहदे विच पार्लीमेंट दे विच रिपील हो के राज्य सभा च हो के राती राष्ट्रपति जिहड़े स्नैचर हो के बिल्कुल जिहड़े काले कानूनों के डैथ वारंट ते साइन हो गया है। धन्नवाद करते सरकार का और किसान मोर्चे की जिहड़ी वड्डी जिੱਤ सी, इस करके पूरे हिंदुस्तान के किसानों को बधाई आ, क्योंकि उन्होंने वड्डा आंदोलन जिहड़ा वो जित्तिया। बिल्कुल 4 तरीक नूं दस देगा SKM फैसला देगा, 4 तरीक को हो सकता 4 को। मैं बलदेव सिंह भाई रूपा, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता टिकाउंदा। देखो सानू 1 साल हो गया पूरा बॉर्डर पर बैठिया नूं, 1 साल 8 दिन। सो इस करके जिहड़ा हैगा अंदोलन हरा जित्या गया, ये हम मानते हैं अंदोलन जित्या गया। 95% जिहड़ा हैगा वो जीता गया अंदोलन है हमारा। बस वो हुण तो जो हाथी निकल गया पूछ बाकी है, थोड़ी थोड़ी बाल जी रह गए पीछे, वो भी शायद आज के आपके मध्य में आप ही रिपोर्ट दोगे कि आज ही वो निकल जाएगा और खुशी खुशी संयुक्त मोर्चे का उधरों फैसला आ जाएगा तो खुशी खुशी नचते टपते भंगड़ा पाउंदे जिहड़े हैगे आ हरियाणा। वहीं यमुनानगर पुलिस पिछले कई महीनों से नशा मुक्ति अभियान चला रही है।
अलग अलग सामाजिक संगठनों के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लिया और नशा छुड़ाने के लिए युवाओं का इलाज करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता ने सिविल अस्पताल में डी एडिक्शन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें 12 बेड की व्यवस्था की गई है। डीसी ने बताया कि किसी भी नशा करने वाले को अगर दाखिल किए जाने की जरूरत पड़ी तो इस वार्ड में दाखिल किया जा सकता है। सिविल अस्पताल यमुनानगर में जो है आज 12 बेडेड डी एडिक्शन सेंटर के जो है वार्ड की आज शुभारंभ किया गया है। इसमें जो है पुलिस विभाग के द्वारा और हमारे हेल्थ विभाग के द्वारा जो नशे के एडिक्शन को दूर करने की जो मुहिम चलाई जा रही है, उसमें एक ये जो है नई पहल आज की गई है। इसमें प्रयास ये रहेगा कि जो व्यक्ति नशे जो है उसको छोड़ना चाहता है, वहाँ पर यहाँ पे आके इस सेंटर में एडमिट हो सकता है, उसका यहाँ पे इलाज चलेगा। और एक बार जब वो स्टेबल हो जाए, उसकी दवाई स्टेबल हो जाए, उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाए कि वो आगे वो कंटिन्यू कर सके अपनी दवाई मेडिकेशन, तो उसके बाद उसको यहाँ डिस्चार्ज किया जाएगा। और यमुनानगर ज़िले में जो ये ड्रग एडिक्शन के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसमें मेरी उम्मीद है कि ये जो सेंटर है एक बहुत ही बड़ा रोल इसमें प्ले। हमारे पास ये लगातार डिमांड आ रही थी कि सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा को बढ़ाया जाए, तो इसमें सीएमओ साहब ने बड़ा मैं कहूँगा कि प्रोएक्टिवली इसमें स्टेप लिया है। सभी SHOs को, चौकी इंचार्ज सबको निर्देश दे दिए हैं कि वे कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन। आपको मालूम है कि जिले के 200 बेड की हॉस्पिटल की हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें ईयर मार्क्ड डी एडिक्शन सेंटर है, लेकिन उसको कार्यान्वित होने में भी कुछ समय लगेगा। और जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया है, डी साहब ने भी बताया है कि हमें तत्काल आवश्यकता थी, तो हमने ट्रॉमा सेंटर में 12 बेड की एक व्यवस्था कर दी है। और जब हमारा डी एडिक्शन सेंटर तैयार होगा तो उसमें 30 बेड तक की व्यवस्था हम कर सकेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी नई बिल्डिंग तैयार होगी उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रीतम पाल सिंह ने विश्व भर में बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विकास के नाम पर इसमें ढील नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इसी पर सख्ती होनी चाहिए। यमुनानगर पहुंचे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रीतम पाल सिंह ने कहा कि पर्यावरण लगातार दूषित होता जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ ही पूरी दुनिया चिंतित है। कि एनवायरनमेंट जो है ना, आज के दिन ये वर्ल्ड ओवर ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इससे बढ़ के कोई चीज़ आज की भारत सरकार के लिए भी, और मैं तो कहता हूँ ये सारी दुनिया के लिए एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ये। इसको तो सब मिलके ही इसको निपटा सकते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर इसको हमें इस पर कोई ढील नहीं देनी चाहिए। डेवलपमेंट इज़ नो डाउट कि डेवलपमेंट इज़ मस्ट, बट एनवायरनमेंट इज़ फर्स्ट। एनवायरनमेंट पहले आता है, डेवलपमेंट बाद में आती है। तो हम इस बारे में कि एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे आज NCR में डिस्ट्रिक्टों में भी जो जितने क्रशर जोन हैं वो सारे बंद किए हुए हैं आज NCR के अंदर। जितना ये जो मिट्टी धूल का जो ये डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी बंद किया हुआ है। लेकिन व्हीकल्स का मैं समझता हूँ कि व्हीकल्स जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें प्रदूषण सर्टिफिकेट पता नहीं ये उसके बगैर चला नहीं सकते। आज में सोसाइटी में सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए सभी का। ये अकेला एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें नहीं कामयाब हो सकता। जब हर आदमी ये ना सोचे कि मैं कोई गंद सड़क पर फेंक रहा हूँ तो कहाँ पर किसको रोकेंगे। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। स्कूलों में, कॉलेजेस में और ऑफिसेज में सबको ये चीज़ से आगाह किया जाए, सबको बताया जाए कि भाई इस पे हर आदमी काम करे, तब जाके एनवायरनमेंट को हम एक शुद्ध वातावरण। तो उसमें अगर कहीं ऐसी वो कोई वायलेशन है, जो पैरामीटर्स हैं, नॉर्म्स हैं इसके, अगर उनमें कहीं वायलेशन है तो हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब उसमें से पर्सनली विजिट भी करें और रीजनल अफसर वो विजिट करें।
और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।